गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर अरुण कुमार आप लोगों को लगातार केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और केमिस्ट्री के जो जो क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रैक्टिस होती है, जो थ्योरेटिकल अप्रोच होती है, उसको लगातार समझा रहा हूं। मैंने आप लोगों को कई बार जो टॉपिक समझाए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मैंने ये बताया था कि जैसे हमारे पास में स्टेट ऑफ मैटर वाला टॉपिक है, तो स्टेट ऑफ मैटर वाले टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चंस और किस टाइप के एग्जाम्पल्स और जो क्वेरीज हैं जो बच्चों की होती हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए और बहुत ट्रिक के साथ, इसके ऊपर हमारा डिस्कशन चल रहा है। और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो था हमारे पास में बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उनके एग्जाम्पल, उनके क्वेश्चंस। और आज इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि अगर हमें ऐसे क्वेश्चंस सोल्व करने हो, अगर हमें ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हो जो कि आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड हो, तो उन क्वेश्चंस को किस टाइप से सोल्व किया जाना चाहिए। तो आज इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो आइडियल गैस इक्वेशन होती है P1 V1 अपॉन N1 T1 एंड दैट इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2। तो ये है हमारे पास में आइडियल गैस इक्वेशन। हालांकि ये आइडियल गैस इक्वेशन कुछ दूसरी फॉर्म्स में भी लिखी जाती है, दूसरी फॉर्म्स में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि P1 M1 D1 T1 दैट इज इक्वल टू P2 M2 D2 T2। तो इस तरह से भी आप आइडियल गैस इक्वेशन को लिख सकते हैं। P मींस प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। बिल्कुल सेम उसी तरह से प्रेशर, मोलिकुलर मास, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपसे इस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड करके क्वेश्चन पूछे जाएं तो वो क्वेश्चन किस किस टाइप के होंगे, कैसे हो सकते हैं और उनको कैसे सोल्व करना चाहिए, तो मैं एक एक करके बता रहा हूं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 जो आपसे बहुत पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। जब देखिए वो ये कहेंगे कि एक हमारे पास में यहां पर कंटेनर है और ये जो कंटेनर है इस कंटेनर की दो सिचुएशन है एंड दैट्स ए ओपन कंटेनर, एक खुला कंटेनर है, ओपन कंटेनर है। और इस केस में वो आपसे ये कहेंगे कि यहां पर जो इसका वॉल्यूम है कंटेनर का वो छोड़ दीजिए, यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो N1 है, यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स है वो N2 है। मान लिया हमने कंटेनर यहां तक है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स मैंने कंसीडर कर लिए और उसके बाद मैं यहां पर कह रहा हूं कि इसका टेम्परेचर मैंने T1 माना और इसके टेम्परेचर को मैंने T2 कंसीडर किया। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर हम T1 से बड़ा T2 रखते हैं, यानी कि अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, T1 से ज्यादा हमने T2 कर दिया है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जरा बताइए इस केस में कितने परसेंट गैस एस्केप करेगी। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जिसमें वो परसेंटेज एस्केप की बात करते हैं कि परसेंटेज एस्केप बताइए कितना होगा। तो अगर मान लीजिए ये कंडीशन दी है, एक ओपन कंटेनर है, ओपन कंटेनर में पहले नंबर ऑफ मोल्स मैंने N1 मान लिए और इस ओपन कंटेनर में बाद में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको मैंने N2 मान लिया। पहले जो हमारे पास में टेम्परेचर था वो T1 है, बाद में जो हमारे पास में टेम्परेचर है वो T2 के बराबर है। और इस कंडीशन में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो आपसे पूछा गया है कि परसेंटेज एस्केप बताइए कितना होगा, कितने परसेंट गैस यहां से बाहर चली गई होगी। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाए तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास में कितने हैं वो आप देख सकते हैं, वो है मेरे पास में N1। इनिशियल नंबर ऑफ मोल है मेरे पास में N1। फाइनली जो मेरे पास में नंबर ऑफ मोल्स है वो है N2। तो इनिशियली N1 और फाइनली जो नंबर ऑफ मोल्स है वो है मेरे पास में N2।
तो n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई स्टार्टिंग में n1 था। देखो बेटा इसी को तो आप लोग क्या कहोगे, इसी को आप लोग कहोगे, ये हुआ हमारे पास में परसेंटेज एस के, ये हुआ हमारे पास में यहां पर परसेंटेज एस के। तो अगर आपसे परसेंटेज एस के पूछा गया है कि कितने परसेंट गैस, अगर आपने इस कंटेनर को गर्म किया तो कितने परसेंट गैस यहां से बाहर चली गई, तो इसके लिए आपको यह फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और ठीक कर देता हूं। कैसे लिखूंगा मैं इस फॉर्मूले को? इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा जा सकता है, देखो 1 माइनस यहां पर हो जाएगा हमारे पास में n2 अपॉन n1 इंटू 100। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब मेरा उद्देश्य है कि मैं ये चेक करूं कि यहां पर कितने परसेंट, इसकी रिलेशनशिप टेम्परेचर के साथ में क्या बनेगी, ये मुझे चेक करना है। तो देखिए बेटा, इस केस में ये ओपन कंटेनर है, इसलिए जितना प्रेशर यहां पर लगेगा उतना ही प्रेशर यहां पर लगेगा। दोनों जगह पर प्रेशर बिल्कुल बराबर होगा। कंटेनर का वॉल्यूम यहां से और यहां तक कंटेनर का वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, इसलिए दोनों जगह पर मैं कंटेनर के वॉल्यूम को भी कांस्टेंट कंसीडर करूंगा। तो इक्वेशन क्या है मेरी? इक्वेशन है P1V1 अपॉन N1 T1 दैट इज इक्वल टू P2V2 अपॉन N2 T2। ये मेरे पास में इक्वेशन है जो कि मैंने यहां पर लिखी थी और यहीं से ही मैंने शुरुआत की थी। तो ये इक्वेशन मेरे पास है, मैंने इसको यहां पर लिख लिया। लेकिन मैं क्या क्या कह रहा हूं उसको समझिए। मैंने क्या क्या बोला है? मैंने बोला है कि प्रेशर नहीं बदलेगा, मैंने बोला है वॉल्यूम नहीं बदलेगा, ना प्रेशर बदलेगा ना वॉल्यूम बदलेगा। तो इसका मतलब ना प्रेशर बदलेगा और ना ही वॉल्यूम बदलेगा, इन दोनों को हटा दीजिए। तो हमारे पास रिलेशनशिप आ गई बेटा N1 T1 दैट इज इक्वल टू N2 T2। ये रिलेशनशिप हमारे पास में आ गई। अब क्या करोगे इससे आगे? इससे आगे आपको निकालना था N2 अपॉन N1, ये फाइंड आउट करना है। तो N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1 यहां से फाइंड आउट हो जाएगा N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1 दैट इज इक्वल टू मेरे पास में हो जाएगा T1 अपॉन T2। ये रिलेशनशिप आ गई। अब हम क्या करेंगे कि इस रिलेशनशिप को जो यहां पर आई है उसको यहां पर पुट कर देंगे और इससे परसेंटेज एस्केप को आप लोग लिख सकते हैं। तो यहां पर परसेंटेज एस्केप ऑफ द गैस ये आया हमारे पास में 1 माइनस N2 अपॉन N1 का मतलब T1 अपॉन T2। तो यहां पर बन जाता है T1 अपॉन T2 और इंटू यहां पर हो गया हमारे पास में 100। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पहले हमारे पास में नंबर ऑफ N1 थे, बाद में N2 थे, टेम्परेचर पहले T1 था और बाद में टेम्परेचर को बढ़ा करके हमने T2 कर दिया, तो बताइए इस केस में कितने परसेंट गैस एस्केप कर जाएगी। तो इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया है कि आप इस मेथड को लगा करके यहां पर परसेंटेज एस्केप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन था, तो आराम से आप इसको देख सकते हैं। चलिए अब हम यहां पर एक सेकंड केस देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन कैसे करते हैं हम उसको देखेंगे। तो सेकंड केस मैं यहां पर लिख रहा हूं क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन कैसे आपको करना है उसको देखेंगे। ये मेरे पास में एक कंटेनर है और इस कंटेनर को मैंने एक दूसरे कंटेनर के साथ में ज्वाइन करा दिया है। दोनों कंटेनर को आप आपस में ज्वाइन करा रखा है। जो ये वाला पार्ट है इसका, इसके अंदर यहां पर 0.2 मोल, 0.3 लेते हैं कोई बात नहीं है, यहां पर हमारे पास 0.3 मोल ऑक्सीजन गैस है। यहां पर भी हमारे पास में ऑक्सीजन गैस है और उन्होंने कहा है कि 0.3 मोल ऑक्सीजन गैस इस पार्ट के अंदर भी है। उसके बाद में इन्होंने जो और इंफॉर्मेशन दी है वो दी है कि टेम्परेचर हमारे पास में 300 केल्विन और यहां पर भी टेम्परेचर 300 केल्विन। ये क्वेश्चन नंबर 2 मैं करवा रहा हूं। जो इस समय पर, इस टाइम पर जो प्रेशर है हमारे पास वो मान लेते हैं कि 0.5 एटमॉस्फेयर है और यहां पर भी जो प्रेशर है वो हमारे पास 0.5 एटमॉस्फेयर के बराबर है। मैंने प्रेशर भी लिख दिया। अब उन्होंने ये कहा है, इससे आगे उन्होंने ये कहा है कि जो ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हमने चेंज कर दिया। ये कंडीशन यहां पर चेंज कर दी गई। अब कंडीशन चेंज करके क्या बनाई है उसको समझाता हूं एक बार।
कंडीशन को चेंज करके उन्होंने ये कहा है, कंडीशन को चेंज करके उन्होंने ये कहा है कि अगर इसके टेम्परेचर को 600 केल्विन कर दिया जाए और जो ये वाला पार्ट है इसके टेम्परेचर को 300 केल्विन ही रहने दिया जाए, तो बताइए, एक तो ये बताइए कि इस समय पर प्रेशर कितना आएगा, एक तो ये बताना है कि इस टाइम पर प्रेशर कितना आएगा, और दूसरा ये बताना है बेटा कि इस केस में ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स N1 है तो ये कितने होंगे, और यहां पर N2 मोल है तो N1 एंड N2 ये आपसे पूछा गया है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मैंने यहां पर जो आपको बताया है आप समझ गए होंगे क्या है, और वो ये है कि 0.3 मोल 300 केल्विन 0.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। इसी का एक सेकंड पार्ट है और इसको एक ट्यूब से यहां पर ज्वाइन करा दिया गया है, और 0.3 मोल 300 केल्विन 0.5 एटमॉस्फेयर यहां पर कंडीशन है। अब आपसे ये कहा गया है कि इस सिस्टम को चेंज करके N1 नंबर ऑफ मोल्स यहां पर, N2 नंबर ऑफ मोल्स यहां पर हो जाते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि यहां पर 600 केल्विन टेम्परेचर और यहां पर 300 केल्विन टेम्परेचर है। तो बताओ इस केस में प्रेशर कितना होगा और दोनों पार्ट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है और इस तरह के क्वेश्चन को हमें कैसे डील करना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, कैसे सोचना है, इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। राम राम जी, राम राम मोहित जी। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन आपके सामने। बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आपको करना क्या है। देखिए जो इक्वेशन मैंने अभी लिखी थी थोड़ी देर पहले, जो इक्वेशन मैंने यहां पर लिखी थी वो इक्वेशन किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, दो पार्ट बना दिया आपने। ऐसा नहीं है कि एक ही कंटेनर है, अगर एक ही कंटेनर होता है तो उसको सिंपल सिस्टम बोलते हैं, लेकिन इस टाइम पर दो पार्ट है हमारे पास, तो नाउ इट इज कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कॉम्प्लेक्स सिस्टम के एक पार्ट पर, एक हिस्से पर आप आइडियल गैस इक्वेशन को आराम से लगा सकते हैं, कहीं कोई गलती नहीं। तो जरा देखिए हम लोग कैसे करेंगे। हम ऐसे करेंगे कि ये वाला पार्ट है और इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट के बीच में यहां पर अपनी आइडियल गैस इक्वेशन को लगाएंगे, इन दोनों पार्ट के बीच में। कैसे लगाओगे, जरा देखिए यहां पर होगा हमारे पास है P1 V1 N1 T1 दैट इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2। ये आपको अप्लाई करना है। देखिए कैसे, प्रेशर कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है प्रेशर। वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम पता नहीं हमें, लेकिन ये जरूर है कि ये बराबर ही होंगे, क्योंकि वॉल्यूम के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, इससे मैं वॉल्यूम को बराबर ही लूंगा। तो यहां पर वॉल्यूम मैंने ले लिया V डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स, यहां पर देखोगे तो 0.3 के बराबर है, और टेम्परेचर यहां पर देखोगे तो वो 300 केल्विन के बराबर है। इसी हिस्से को बदल के मैं यहां पर ले आया हूं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमारे पास में होगा प्रेशर यहां पर पूछा गया है आपसे, वॉल्यूम V के इक्वल होगा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स, यहां पर N1 हमने माना है, ठीक, और दूसरा यहां पर हो जाएगा टेम्परेचर यहां पर 600। जय महाकाल विजय जी। क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा है एकदम, और क्वेश्चन ये है कि ये इसके इक्वल मैंने रखा है। ऐसे ही जैसे मैंने इन दोनों को इक्वेट किया है, बिल्कुल सेम उसी तरह से मैं इसको और इस वाले हिस्से को भी आपस में यहां पर इक्वेट करूंगा। और अगर हम इसको इक्वेट करेंगे तो क्या क्या बनेगा वो जरा देखिए। यहां पर जो प्रेशर है वो प्रेशर है हमारे पास 0.5, वॉल्यूम V के इक्वल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इस टाइम पर 0.3 है, और अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर हमारे पास में 300 केल्विन है। अगर आप यहां वाली कंडीशन को देखें एक बार, तो देखिए प्रेशर का पता नहीं है, वो कैलकुलेट करना है हमें, प्रेशर इनटू, अगर मैं बात करता हूं वॉल्यूम की तो V के बराबर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, यहां पर N2 के इक्वल है तो मैंने यहां पर N2 रख दिया, और इनटू यहां पर अब हमें रखना है कि टेम्परेचर कितना होगा, तो टेम्परेचर 300 ही है, तो यहां पर मैंने इसको 300 रख दिया। ये स्टेट ऑफ मैटर में हम आइडियल गैस इक्वेशन से स्टेट ऑफ मैटर में, गैसेस स्टेट में स्टेट ऑफ मैटर के क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व करते हैं वो टॉपिक मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। और मैंने कहा है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में पहले ये सिचुएशन थी, बाद में सिचुएशन ये हो गई, तो बताइए नंबर ऑफ मोल्स अब कितने कितने हो जाएंगे और टोटल प्रेशर कितना होगा। मैंने यहां पर इक्वेशन बना करके आपको दे दी। अब इनको सोल्व कर लीजिए। अगर आप इनको सोल्व करते हैं तो देखिए वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हुआ, यहां पर 300 है तो यहां पर हमारे पास में 2 आ जाएगा, बिल्कुल सीधे सीधे एकदम। इसके साथ साथ यहां पर हमारे पास में इस डेसिमल पॉइंट से डेसिमल पॉइंट को हटा लीजिए, तो यहां पर आप क्या करोगे भाई, यहां पर बिल्कुल सीधी सीधी बात है, P और N की रिलेशनशिप आपके सामने आ जाएगी। तो आप यहां पर कह सकते हो कि P अपॉन N1, तो ये 2 इधर आ जाएगा, यानी कि 10/3 आ गया ये, तो इट विल बी 10/3। एक रिलेशनशिप मेरे पास में यहां पर ये आ गई। सेकंड रिलेशनशिप क्या आएगी उसको यहां से फाइंड आउट करूंगा मैं, सेकंड रिलेशनशिप को, और क्या बनेगी देखिए, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट कर दीजिए, 300 से 300 को कैंसिल आउट कर लीजिए, यहां पर P अपॉन N2 की रिलेशनशिप आएगी, तो ये आया हमारे पास है P अपॉन N2, तो P अपॉन N2 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर सब कैंसिल आउट हो चुका है, 5/3, तो यहां पर आया मेरे पास में इट इज 5/3, ये P अपॉन N2 आ गया। और एक रिलेशनशिप ऐसी है जो कि सबको पता है, और वो रिलेशनशिप ये है कि दोनों कंटेनर के अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल 0.6 के बराबर है। तो यहां पर भी दोनों कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 0.6 के बराबर ही होंगे, तो मतलब एक रिलेशनशिप आ गई N1 प्लस N2 दैट इज इक्वल टू 0.6। ये 3 रिलेशनशिप हैं और 3 ही क्वांटिटी आपको निकालनी है, N1, N2 एंड P। तो बिल्कुल आसान, 3 रिलेशनशिप और 3 ही क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। आप आराम से इनको चेक कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन था, और मैंने ये बताया है कि अगर आपसे कभी कोई ये कहे कि हमारे पास में कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पकड़ना जरूरी है। अगर आपसे कोई यहां पर आए कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो बेटा कॉम्प्लेक्स सिस्टम के एक हिस्से पर आप आइडियल गैस इक्वेशन को लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, आराम से आप लगा सकते हो। तो 3 to 345 हमारी क्लास होती है, आप इसको देखा करें, और जो नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं IIT नीट के, 11th के, NCERT के और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, उनको सुना करें, समझा करें। इसको सोल्व करके आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको सोल्व करके फाइंड आउट कर भी लिया होगा कि क्या सिचुएशन बन रही है। चेक कर लीजिए एक बार कि क्या आ रहा है। चलिए, इसको तो केवल अब सोल्व करना है, इसमें तो कुछ नहीं बचा है, आप इसको सोल्व करते रहिए। मैं यहां पर दूसरा क्वेश्चन यहां पर आपको देता हूं कि और क्या इसमें आपसे पूछा जा सकता है और किस टाइप के क्वेश्चंस यहां पर आते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, उसको मैं समझाता हूं एक बार। यहां पर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर मैं कुछ बेंचेज बना रहा हूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यह आपने सोल्व कर ही लिया होगा, तो इसलिए मैं इसको भी हटा रहा हूं यहां से। यस, डेली क्लास होती है हमारी, तो इस केस में यहां पर मैंने लगाया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 10 बेंच मैंने लगा दिए हैं। मान लीजिए
कि ये 10 बेंच है और हर एक बेंच पर कोई ना कोई स्टूडेंट बैठा है, हर एक बेंच पर कोई ना कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है, ये बेंच है। अब जरा देखिए, यहां पर जो हमारे पास में स्टूडेंट बैठा है, ये एक ऐसी गैस डेवलप करता है, एक एक्सपेरिमेंट करता है, लैब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट करता है और एक ऐसी गैस डेवलप करता है जिसका मोलिकुलर मास m2 के बराबर है। यहां पर बैठा हुआ स्टूडेंट ये एक ऐसी गैस को डेवलप करता है जिसका मोलिकुलर मास m1 के बराबर है। तो ये m1 और इसका मोलिकुलर मास है m2। क्वेश्चन में ये कहा गया है, या देखिए और क्या क्या कहा गया है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि m1 इज लेस देन m2, यानी कि m1 इज लेस देन m2, ये बता दिया गया है। अब जरा देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कहा जा रहा है। जो ये गैस है, ये गैस एक ऐसी गैस है जिससे आदमी को हंसी आ जाती है, यानी कि इससे आदमी मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है। तो इसको मैंने कह दिया यहां पर लाफिंग गैस। अभी आप ये मत जाइए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहां पर बहुत डिटेल चीजें बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ मान लीजिए कोई गैस है, क्योंकि हम टाइप एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। तो यहां पर मैंने एक ऐसी गैस को कंसीडर किया जो कि हंसाती है हमें। यहां पर जो गैस है उसको हमने कंसीडर किया कि वो रुलाती है, और नाम रख दिया हमने अपने पास से, नाम रख दिया उसका, और हमने कहा उसको दैट इज द वीपिंग गैस, रुलाती है। तो जिस समय पर ये स्टूडेंट यहां पर लाफिंग गैस का डेवलपमेंट करता है, उस समय पर ये स्टूडेंट यहां पर वीपिंग गैस का डेवलपमेंट करता है। वो रुलाती है, ये हंसाती है। सुनिए, इस बेंच पर बैठा हुआ कैंडिडेट, उसके पास में पहले ये वीपिंग गैस पहुंचेगी तो पहले ये रोना शुरू करेगा, उसके थोड़ी देर बाद इसके पास में लाफिंग गैस पहुंचेगी तो फिर हंसना भी शुरू करेगा। अगर मैं इधर के स्टूडेंट्स की बात करता हूं तो यहां पर पहले लाफिंग गैस पहुंचेगी तो पहले ये हंसना शुरू करेंगे, और बाद में फिर वीपिंग गैस भी जब इधर से आएगी तो ये रोना शुरू करेंगे। अब क्वेश्चन जो है उसको देखिए क्या है। क्वेश्चन ये है कि किस बेंच पर बैठा हुआ कैंडिडेट, वो बेंच nth बेंच है, हमें नहीं मालूम कौन सी है, लेकिन वो nth है। मतलब हमें ये नहीं मालूम कि 6 7 ये कुछ नहीं पता, क्योंकि टाइप एग्जांपल है। nth बेंच पर बैठा हुआ कैंडिडेट जिस समय पर हंसना शुरू करता है उसी समय पर रोना भी शुरू कर देता है। nth बेंच पर, इधर से nth बेंच पर बैठा हुआ कैंडिडेट जिस समय पर हंसना शुरू करता है उसी टाइम पे रोना शुरू कर देता है। यानी कि लाफिंग गैस और वीपिंग गैस उसके पास एक साथ पहुंच रही है। तो फिर आपको यहां पर n, m1 और m2 इनके बीच में रिलेशनशिप बनानी है। क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये है कि आपको m1, m2 और जो nth नंबर की बेंच है इनके बीच में कोई रिलेशनशिप डेवलप करनी है और रिलेशनशिप सोचनी है। इट्स द क्वेश्चन। तो मुश्किल नहीं है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को भी हमें सोचना चाहिए कि ये कैसे होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को भी हमें करना होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये हमें सोचना है। अब इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है। यहां से लाफिंग गैस, यहां से वीपिंग गैस, nth नंबर की बेंच पर जो कैंडिडेट है वो जिस समय पर हंसना शुरू करता है उसी टाइम पर रोना भी शुरू करता है। और हमें इस कंडीशन में n, m1 और m2 के बीच में एक रिलेशनशिप को ड्रॉ करना है, एक रिलेशनशिप को बनाना है। ये क्वेश्चन है हमारा। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सोचा जाना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे करना चाहिए वो समझाता हूं। देखिए, जो स्टूडेंट गलती करता है मैं उसको बताऊंगा। स्टूडेंट क्या सोचता है, वो ये सोचता है, देखिए मैं आपको बता दूं वो क्या सोचता है। वो ये सोचेगा कि जैसे ये हमारे पास में 1 नंबर की बेंच है, ये 2 नंबर की बेंच है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7, 8, 9 और 10, मैंने यहां पर 10 बेंच ली है। अब हम एक काम करते हैं,
कि हम दो बेंच के बीच के डिस्टेंस को x मान लेते हैं अपने पास से। तो ये डिस्टेंस मेरे पास में यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो x हो गई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस फिर हमारे पास में x आ गई, ये सारी डिस्टेंस हमारे पास में x के इक्वल आ गई, ये सब हमारे पास में यहां पर x के इक्वल है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि सारी बेंचेज इक्वल डिस्टेंस पर है। तो यहां पर भी हमारे पास में ये x आ गई, यहां पर भी हमारे पास में ये x आ गई है, और इस केस में भी हमारे पास यहां पर x आ गई है, और इसको भी मैंने यहां पर x कंसीडर किया। अब जब देखिए ध्यान से, गलती क्या होती है, हम ये मान लेते हैं कि यहां से और यहां तक की जो पूरी डिस्टेंस है वो 10x होगी। कॉमन एरर, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं इस काम को, बस यही नहीं करना है। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां से और यहां तक की डिस्टेंस 9x आएगी, ना कि 10x आएगी। दूसरी बात यहां पर यह है कि मान लो, सपोज दैट, मान लो वो फोर्थ बेंच पर बैठा हुआ है, तो जो इधर से डिस्टेंस आएगी वो आएगी 3x। मान लिया वो इस पर बैठा हुआ है, तो जो यहां से डिस्टेंस आएगी x x x x यानी 4x। मान लिया वो यहां पर बैठा हुआ है, तो जो इधर से डिस्टेंस आएगी 1 2 3 4 5 एंड 6 यानी कि 6x। तो जिस पर बैठा है उससे एक कम, तो इधर से जो इसकी डिस्टेंस आएगी मेरे पास में वो आ जाएगी n-1 इंटू एक्स। बस ये कहानी है, इधर से जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी n-1 इंटू एक्स। समझ में आई कहानी? अब बात है इधर से क्या डिस्टेंस आएगी उसकी। इधर से डिस्टेंस देखेंगे तो जो टोटल है मेरे पास, टोटल है यहां पर 9x, टोटल है 9x, और 9x में से n-1 इंटू एक्स तो इधर से हो जाएगा, तो टोटल है 9x यहां से यहां तक, और इधर से n-1x इधर से हो जाएगा, तो 9x माइनस n-1 इंटू एक्स। इधर से जो डिस्टेंस आएगी वो इतनी आएगी, इधर से जो डिस्टेंस आएगी वो इतनी आएगी। अब आगे चलते हैं भाई, डिस्टेंस का इससे क्या लेना देना है उसको भी समझिए। ये जो क्वेश्चन हमारे पास में है, ये क्वेश्चन कहलाता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये टॉपिक ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का है, जिसमें यह कहा गया है कि जो गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, जितनी स्पीड से कोई गैस डिफ्यूज करती है, जो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो मोलिकुलर मास के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मोलिकुलर मास के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ लीजिए, इधर से रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाल रहा हूं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर मैं इधर से भी रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाल रहा हूं, तो ये हो जाएगा बेटा 9x माइनस n-1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई द टाइम। तो इधर से रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई द टाइम, इधर से रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई द टाइम, एंड दैट इज इक्वल टू होगा हमारे पास में रूट ऑफ m2 अपॉन m1। अब इसको आगे सोल्व कर लो, बस कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया इतना सा। देखिए बेटा, मैं आपको बता दूं, मैं डॉक्टर अरुण कुमार, अगर आप साथ में रहोगे बहुत कुछ सिखा दूंगा, क्योंकि जो एक्चुअल कंपटीशन की अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना होता है, और उसी तरह के क्वेश्चंस हमें करने चाहिए। अभी हमारा 11th-12th का इंटरेक्टिव बैच भी चल रहा है, इंटरेक्टिव बैच चलने वाला है, तो उसमें बहुत सारी चीजें हम पढ़ाएंगे, और 12th पास के लिए जो IIT और नीट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अभी प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो याद देखिए कि साथ में जुड़िए, इतना हम आपको कराएंगे कि आप लोगों को ये लगेगा कि हाँ वास्तव में हमने कुछ सीखा है केमिस्ट्री के अंदर। क्योंकि सबसे खास बात मैं आपको बता दूं, बस एक खास बात है, जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, टॉपर स्टूडेंट्स के जो डाउट होते हैं, टॉपर स्टूडेंट्स के डाउट, याद रखिए कि वो जनरली डाउट ही होते हैं, वो तो सबके डाउट ही होते हैं, और मैं उस ही तरह के क्वेश्चंस का कलेक्शन करता हूं अपनी सीट्स में, अपने कंटेंट में। उस तरह के क्वेश्चंस को देकर के और बच्चों को हर एक एंगल से तैयार करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बड़ा नहीं होना चाहिए, टफ नहीं, बल्कि ट्रिकी होना चाहिए, उसमें कोई खास बात लगनी चाहिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे है, जो गलती स्टूडेंट करते थे वो मैंने आपको बता दी। अब यहां से ये आराम से सोल्व हो जाएगा, कुछ नहीं बचा। अब इसमें होगा क्या कि टी से आप टी कैंसिल आउट कर लोगे, तो आप इसको लिख सकते हो यहां पर n-1 इंटू, और x से x भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n-1 डिवाइडेड बाई 9
x, ये जो x है ये कॉमन आकर के यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, तो ये आएगा मेरे पास में 9 माइनस n माइनस 1। बस सोल्व हो गया, कुछ नहीं करना, इतना ही करना था। ठीक, क्योंकि यहां से x ये कॉमन आकर के इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, t से t कैंसिल आउट हो गया। मैंने यही तो कहा था कि भाई n में और मोलिकुलर मास में रिलेशनशिप बनाओ, बस मैंने ये कहा था। चलिए, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहां पर। अब मैं यहां पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और उसका भी जवाब आपको सोचना है कि उस क्वेश्चन में क्या होना है। चलिए देखिए, मेरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4। वो क्वेश्चन ये है, मार्स गैस इंडिकेटर, मार्स गैस इंडिकेटर इनमें से किस फिनोमिना पर बेस्ड है। मैं फिनोमिना यहां पर लिखूंगा, मार्स गैस इंडिकेटर इनमें से किस फिनोमिना पर बेस्ड है। देखिए, ए यह है मेरे पास में ग्राहम्स लॉ, ग्राहम्स लॉ। बी यह है हमारे पास डाल्टन्स लॉ। सी यह है हमारे पास में बॉयल्स लॉ। और डी यह है हमारे पास चार्ल्स लॉ। तो क्वेश्चन ये है कि मार्स गैस इंडिकेटर इनमें से किससे रिलेटेड है। ये बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जिससे कई सारी चीजें क्लियर होंगी, कई सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। देखिए बेटा, मैंने कहा है नई क्लास 3 बजे होती है। मैं डॉक्टर अरुण कुमार 3 बजे इस चैनल पर मैं आपके सामने आता हूं और क्वेश्चंस कराता हूं। 11th और 12th के बैच हमारे अभी स्टार्ट होने वाले हैं। 12th पास के लिए बहुत अच्छा प्लान हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर करनी है और मेरा जो 18 साल से ज़्यादा का जो एक्सपीरियंस है वो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर और इंजीनियर बना चुका हूँ, उसका एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। इसे जुड़िए मेरे साथ और केमिस्ट्री को सीखिए उस वे में जिस वे में आप लोगों को कॉम्पिटिशन में इसकी जरूरत पड़ती है। चलिए, क्वेश्चन ये था कि मार्स गैस इंडिकेटर इनमें से किसके ऊपर बेस्ड है, ये क्वेश्चन था। चलिए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मार्स गैस इंडिकेटर होता क्या है। अरे भाई, इससे पहले तो ये समझो मार्स गैस ही क्या होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मार्स गैस क्या होती है, मार्स गैस का क्या मतलब है, तो मेरे ख्याल में सभी स्टूडेंट इसका जवाब दे सकते हैं, आराम से बता सकते हैं, और वो जवाब है मीथेन। तो मार्स गैस का मतलब है मीथेन। अगला क्वेश्चन, मीथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि याद रखिए, हम केवल एक क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सबको एक साथ पकड़ेंगे। इसको मार्स गैस क्यों कहते हैं? क्वेश्चन, मार्स गैस क्यों कहते हैं? आंसर कि सर ये मार्सी प्लेसेस पर पाई जाती है। बिल्कुल सही। लेकिन अगला क्वेश्चन, ये मार्सी प्लेसेस पे क्यों पाई जाती है, दलदली जगहों में क्यों पाई जाती है? तो जवाब कि जो पेड़ पौधे एनिमल हैं वो जो दलदली जगह है उसमें धंस जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, नीचे जाकर के उनका डिग्रेडेशन होता है, और जब वो डिग्रेड होते हैं तो उनमें से बहुत सारी गैसें निकलती हैं, बहुत सारी गैसें निकलती हैं। लेकिन जो हल्की गैस होती हैं, उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होने की वजह से वो निकल के बाहर आती हैं। भारी गैस नहीं आएंगी, भारी गैस इधर उधर डिफ्यूज हो जाएंगी, इधर उधर फैल जाएंगी, वहीं पर ही डिजोल्व हो जाएंगी, उधर उधर फैल जाएंगी। लेकिन याद रखिए, हल्की गैस निकल के ज्यादा स्पीड से बाहर आएगी। इसे मीथेन गैस का मोल का मास कम है, इसे ज्यादा स्पीड से निकल के बाहर आती है।
तो मीथेन गैस मार्स गैस कहलाती है, ये बात क्लियर हो गई। अब अगली कहानी, जो मीथेन गैस है, समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, जहां पर पेट्रोलियम या जहां पर कोयले की खान होती है, जहां पर ये चीजें पाई जाती हैं, वहां पर मीथेन गैस बहुत होती है, वहां मीथेन गैस भी पाई जाती है। मान लो कोई एक कोयले की खान है और उस कोयले की खान में हम कोयले को खोद रहे हैं, कोयले को निकालने की कोशिश की जा रही है, और अगर अचानक से अगर वहां पर मीथेन गैस का कंटेंट आ गया, तो मीथेन गैस जो हम कोयला खोदते हैं उससे जो चिंगारी निकलती है, जब मीथेन गैस वहां पर होगी तो चिंगारी पकड़ लेगी, आग लग जाएगी, कोयला भी जल जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इससे बचने के लिए ये जरूरी है कि जहां पर कोयला खोदा जा रहा हो वहां पर गैस नहीं आनी चाहिए, वहां पर मार्स गैस नहीं आनी चाहिए, वरना तो नुकसान हो जाएगा। इसके लिए जरूरत होती है मार्स गैस इंडिकेटर की। तो ऐसी जगह पर इसको रख दो, मार्स गैस इंडिकेटर को ऐसी जगह पर रख दो, तो जैसे ही वहां पर मार्स गैस आएगी, जैसे ही वहां पर मीथेन गैस आएगी, तुरंत घंटी बज जाएगी और हमें मालूम पड़ जाएगा कि मार्स गैस आ चुकी है। हम अपने काम को रोक करके और अपने को बचाने की कोशिश करेंगे, उस जगह को बचाने की कोशिश करेंगे। तो मार्स गैस इंडिकेटर मीथेन गैस को आइडेंटिफाई करने के काम में आता है। इस एटमॉस्फेयर के अंदर अगर कहीं पर मीथेन गैस का अमाउंट बढ़ जाए तो मार्स गैस इंडिकेटर उसको आइडेंटिफाई कर देगा, बेल बजाएगी, घंटी बजाएगी। लेकिन याद रखिए कि ये केवल मीथेन गैस को ही आइडेंटिफाई नहीं करेगा, ये हर एक उस गैस को आइडेंटिफाई कर सकता है जिसका मोलिकुलर मास कम होता है, जो हल्की गैस होती है, ये उसको आइडेंटिफाई करता है। क्योंकि इसका फिनोमिना, इसकी फंक्शनिंग ये डिपेंड करती है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पर, और इसका सही जवाब होता है ए। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि सर आपने बता तो दिया, लेकिन कैसे? तो मैं आपको समझा रहा हूं इसकी बेसिक मैकेनिज्म क्या होती है, इसकी बेसिक मैकेनिज्म आपको समझाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का मार्स गैस इंडिकेटर से क्या रिलेशन होता है। ये चीज यहां पर समझाऊंगा, ध्यान से समझिए, पक्का समझ में आएगा। देखिए मार्स गैस इंडिकेटर में यहां पर हमने एक कंटेनर लिया है, जो कंटेनर हमने यहां पर लिया है ये कंटेनर पोरस है। यहां पर हमने एक पोरस कंटेनर को लिया है, नीचे पोरस कंटेनर है, यहां पर हमने कंडक्टिंग सिलेंडर कंडक्टिंग पिस्टन लगा दिया है। समझ लीजिए बेटा मैंने क्या बोला है, यहां पर एक कंडक्टिंग पिस्टन है, मतलब यहां पर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है। इसके ऊपर ये दो वायर लाके छोड़ दिए हैं, यहां पर हमने एक बैटरी लगा दी है और यहां पर हमने एक बेल लगा दी है। बस इतना सिस्टम है, और इस सिस्टम को आप लोग कहते हैं मार्स गैस इंडिकेटर। अब आप ये कहोगे कि सर कुछ कुछ समझ में तो आया है, लेकिन पूरा समझ में नहीं आया कि आप इस डायग्राम की हेल्प से क्या बताना चाह रहे हो, पूरा समझ में नहीं आया। तो मैं समझाऊंगा आपको, कंप्लीट समझाऊंगा कि इसमें क्या फंक्शनिंग है। ध्यान से सुनिए। देखिए बेटा, एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस होती है, तो इसमें भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस होंगी। अगर मान लिया मैं बात करूं तो इसके बाहर भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस होंगी। तो कंटेनर के अंदर जब तक ये नॉर्मल सिचुएशन में है तब तक इसके अंदर और बाहर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसेस भरी होंगी। अब क्या होगा बेटा, देखो समझो, ये जो नाइट्रोजन है ये बाहर जा रही होगी, ये जो नाइट्रोजन है ये अंदर आ रही होगी, और इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया होगा। जितनी स्पीड से नाइट्रोजन बाहर आ रही होगी उतनी स्पीड से नाइट्रोजन अंदर भी जा रही होगी, और यहां पर एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में भी जितनी स्पीड से ऑक्सीजन बाहर आ रही होगी उतनी स्पीड से ऑक्सीजन अंदर जा रही होगी, और यहां पर भी एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। जब तक हमारे पास यहां पर यूजुअल कंडीशन में मार्स गैस इंडिकेटर को रखा गया है, यूजुअल कंडीशन में मार्स गैस इंडिकेटर को रखा गया है, तो यहां से जितनी स्पीड से गैसें बाहर आ रही हैं उतनी स्पीड से गैसें अंदर भी जा रही हैं, और इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। ये जो तार हैं ये तार यहां पर टच नहीं कर रहे हैं और घंटी भी नहीं बज रही है। अगर
ये पिस्टन ऊपर की तरफ को चला जाए, ये पिस्टन ऊपर की तरफ को चला जाए, तो ये दोनों तार टच कर जाए और इस कंडीशन में यहां पे बैटरी लगी है तो घंटी बज जाए। अब समझिए मैं क्या बोलने वाला हूं, क्या समझा रहा हूं। अगर मान लो ये जो इक्विलिब्रियम चल रहा था, इसमें अगर अचानक से मीथेन गैस आ जाती है, मान लीजिए अचानक से मीथेन गैस आ जाती है, इसका अमाउंट अगर एकदम से यहां पर बढ़ जाता है तो क्या होगा। तो अगर इसका अमाउंट यहां पर एकदम से बढ़ जाता है तो इसका मोलिकुलर मास कम है बेटा, कम है इसका मोलिकुलर मास। तो इसका मोलिकुलर मास कम होने की वजह से ये ज्यादा स्पीड से अंदर जाएगी। क्यों? मोलिकुलर मास कम है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन मोलिकुलर मास के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आप समझ गए ये कहानी क्या बन गई है। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि जब यहां पर मीथेन गैस आएगी या कोई भी हल्की गैस आएगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होने की वजह से यहां पर गैस ज्यादा स्पीड से अंदर एंटर करेगी, और जैसी ज्यादा स्पीड से करेगी इतनी स्पीड से गैस बाहर नहीं निकल पाएंगे भाई, क्योंकि इनका मोलिकुलर मास ज्यादा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है। तो क्या होगा कि जब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ गया, ये दोनों तार टच करे, टच करते ही घंटी बज गई और हमें मालूम पड़ गया कि यहां पर मार्स गैस आ चुकी है, यहां से भाग गई है, यहां से अलग हट गई। तो ये होता है हमारे पास में मार्स गैस इंडिकेटर, और मार्स गैस इंडिकेटर की फंक्शनिंग इस तरह से होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं। चलिए इसको करने के बाद आंसर आ गया इसका, एंड दैट इज द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसको करने के बाद अब मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन यहां पर आपको दूंगा, उसको भी देखते हैं कि उसमें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको मैं समझा रहा हूं। मैं एक बार इसको हटा देता हूं यहां से ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यहां पर मैंने एक ट्यूब यूज की है। जो ट्यूब है हमारे पास वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की है। इधर से हमारे पास में अमोनिया गैस एंटर करती है और उसी टाइम पर इधर से हमारे पास में HCl गैस एंटर करती है। उसी टाइम पर जो बीचों बीच वाला पॉइंट है ये मैंने A मान लिया, इधर वाला पॉइंट और इधर वाला पॉइंट, इधर के कॉर्नर का इधर के कॉर्नर का, इसको मैंने B मान लिया और इसको मैंने C मान लिया। तो क्वेश्चन ये है कि NH4Cl का व्हाइट फ्यूम किधर बनेगा, ए और बी के बीच में बनेगा या ए सी के बीच में बनेगा या एग्जैक्ट ए पे बनेगा या बिल्कुल एग्जैक्ट बी पे बनेगा या एग्जैक्ट सी पे बनेगा। बिल्कुल इतना सा क्वेश्चन है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन मैंने अभी बताया है आपको, और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पर एक मैंने आपको बताया है कि मार्स गैस इंडिकेटर का ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से क्या रिलेशन है, और उसके अकॉर्डिंग पूरा एक्सप्लेन करके यहां पर बताया है। लेकिन अब हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि अगर ये एक ट्यूब मैंने ली, इस कॉर्नर से इस वाली साइड से मैं यहां पर अमोनिया गैस को एंटर करा रहा हूं और उसी टाइम पर इधर से मैं HCl गैस को एंटर करा रहा हूं, तो बताओ NH4Cl का व्हाइट फ्यूम A और B के बीच में बनेगा या A और C के बीच में बनेगा या A पे बनेगा या B पे बनेगा या C पे बनेगा, ये बताना है। 3 पॉइंट, ये बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट, ये एक्सट्रीम लेफ्ट और ये बिल्कुल बीचों बीच, 3 पॉइंट। और इस क्वेश्चन का हमें जवाब देना है। बिल्कुल आसान, कैसे, ट्रिकी क्वेश्चन। और याद रखिए यही वो चीजें हैं, इनको समझिए, पढ़िए, और यही वो चीजें हैं जिनसे डॉक्टर और इंजीनियर बनाया जाता है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का खेल है, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ये सबसे बड़ा गेम है। सिलेक्शन मुश्किल नहीं, बल्कि जो मुश्किल है वो है सिस्टम के साथ में पढ़ना, सिस्टम के साथ में स्टडी। रेट ऑफ डिफ्यूजन मोलिकुलर मास के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ डिफ्यूजन मोलिकुलर मास के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम, जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम। तो मतलब इसका जो मोलिकुलर मास आएगा वो आएगा हमारे पास में 36.5।
इसका जो मोलिकुलर मास आएगा वो आएगा हमारे पास में 17। तो जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा है वो कम स्पीड से बढ़ेगा, जिसका मोलिकुलर मास कम है वो ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ेगा। तो ये ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ेगा, ये कम स्पीड से आगे बढ़ेगा, तो इसका मतलब कहीं यहां पर जाके टकराएंगे। तो इस केस में NH4Cl का जो व्हाइट फ्यूम है वो A और C के बीच में कहीं पर बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया है। मैंने आज आप लोगों को गैसेस स्टेट, स्टेट ऑफ मैटर, गैसेस स्टेट के कुछ क्वेश्चंस समझाए, कुछ क्वेश्चंस को बताया और ये बताया कि किस तरह से ये क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं। चलिए आज हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट टर्न पर इसी तरह से नए नए क्वेश्चंस, नए नए कॉन्सेप्ट और वो कॉन्सेप्ट जो कि आपको डॉक्टर और इंजीनियर बनाएंगे, उन कॉन्सेप्ट के साथ में फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे कल 3 बजे। थैंक यू वेरी मच।